हेलो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोमॉलिक्यूल का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच अमीनो एसिड इज़ नॉन इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो हमें पता है, अगर हम अमीनो एसिड को क्लासीफाई करें रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं। एक होता है इसेंशियल, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो अमीनो एसिड को हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। मींस वो अमीनो एसिड जो हमें डाइट से लेना पड़ता है, जो हम फूड खाते हैं उसके थ्रू हमें कंज्यूम करना होता है, उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रहा है, इटसेल्फ बॉडी में उसका सिंथेसिस होता है। हम उसे डाइट से ले या ना ले, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच अमीनो एसिड इज अ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमन बॉडी। नॉन इसेंशियल के बारे में पूछ रहा है, मीन्स एक ऑप्शन जो होगा वो नॉन इसेंशियल होगा, बाकी के 3 ऑप्शन इसेंशियल होगा। तो आइए हम इसेंशियल अमीनो एसिड देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। इसेंशियल अमीनो एसिड याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है वीआईपी हॉल में टीटी। वीआईपी हॉल में टीटी, ये सिंपल सा ट्रिक है एसेंशियल अमीनो एसिड याद करने का। सब जिसमें से सबसे पहला होता है वैलीन, सेकंड होता है आइसोल्यूसिन, थर्ड होता है फेनिल एलानिन। ये दोनों सेमी एसेंशियल होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा रुक के बताते हैं। इसेंशियल के बारे में देख रहे हैं तो फर्स्ट हो गया हमारा वैलीन, सेकंड आइसोल्यूसिन, थर्ड हो जाएगा फेनिल एलानिन। ये एल लाइसिन एंड ल्यूसिन, ये दोनों याद रखना है, लाइसिन एंड ल्यूसिन। एम इज़ फॉर मेथियोनिन, टी इज़ फॉर ट्रिप्टोफॉन एंड टी इज़ फॉर थ्रियोनिन। ओके, तो ये 8 अमीनो एसिड हैं। हम इनका नाम नहीं लिख रहे हैं, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, वैलीन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एलानिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफॉन एंड थ्रियोनिन। ओके, तो ये 8 अमीनो एसिड हैं जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और HA हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, इसका फुल फॉर्म है हिस्टिडीन एंड इसका है आर्जिनिन। हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन को हम एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं बोलते हैं, ये दोनों सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। कैसे? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी में भी सिंथेसाइज होते हैं पर उतने अमाउंट में नहीं होते हैं जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। हैंस उन्हें हमें डाइट से भी लेना पड़ता है और बॉडी पे भी वो सिंथेसाइज होते हैं, तो इसलिए इन्हें हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ये दोनों सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच अमीनो एसिड इज नॉन इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो इसेंशियल में फेनिल एलानिन होता है, आर्जिनिन होता है, मेथियोनिन होता है। अब ये एसेंशियल तो नहीं है, सेमी एसेंशियल है, पर फिर भी इन्हें हम इस यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन्हें एसेंशियल पे ही लेके चलेंगे। ओके, तो इसमें जो एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन बच रहा है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो क्या है? ग्लाइसिन हो जाएगा। ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल है एंड ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें R इज इक्वल टू, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है, R इज इक्वल टू हाइड्रोजन होता है, इसलिए ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, which compound produces more than twice amount of energy as compared to carbohydrate। तो हमें डाइजेशन वाले चैप्टर में हमारे दिया हुआ है कि कैलोरीफिक वैल्यू दो तरह की होती है, एक होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड एक होता है फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो कैलोरीफिक वैल्यू दो तरह की होती है, दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है जैसे फूड को हम लोगों ने कंज्यूम किया, उसको अगर बॉडी अगर उसको डाइजेस्ट कर रहा है तो डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी, फूड से एनर्जी रिलीज करने में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी से कंज्यूम भी होता है, तो वो क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। मीन्स जो मुझे एनर्जी मिल रही है, फूड खाया उससे जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी तब मिल रही है जब कंज्यूम्ड एनर्जी माइनस करने के बाद नेट एनर्जी मिल रही है। एंड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? वो कैलोरीफिक वैल्यू जब हम आइडियल कंडीशन में, अगर हम किसी फूड को आइडियल कंडीशन में बर्न करें, मीन्स कंज्यूम्ड एनर्जी बहुत कम हो। अगर ये हमारा फूड है, इसको डाइजेस्ट करके एनर्जी निकालने में एनर्जी हमें ना देनी पड़े, इसमें एनर्जी देनी भी पड़े तो बहुत मिनिमम एनर्जी देनी पड़े, तो ये किस में होता है? एक
एक कैलोरी मीटर होता है जिसको हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। इसमें बॉम्ब कैलोरी मीटर में अगर हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। एंड अगर इसी फूड को ह्यूमन बॉडी में अगर हम डाइजेस्ट करवाते हैं उसके बाद उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं तो उससे हम फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो अगर हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होता है। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। तो कार्बोहाइड्रेट बड़ा सा नाम है, प्रोटीन उससे छोटा नाम है एंड फैट उससे छोटा नाम है। तो याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि जितना बड़ा नाम है उतनी छोटी वैल्यू होगी। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में अगर हम कार्बोहाइड्रेट का देखें तो 4.2 होता है किलो कैलोरी, प्रोटीन का देखें तो 5.65 होता है एंड फैट्स का देखें तो 9.45 होता है। आप यहाँ से देख सकते हो कि जितना बड़ा नेम है कार्बोहाइड्रेट उतनी छोटी ही वैल्यू है ये, और ये प्रोटीन उस कार्बोहाइड्रेट से छोटा नेम है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी हो जा रही है। जितना छोटा नाम है उतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। ओके, तो ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हुआ। अगर अब हम इसी को ही बॉडी में अगर हम डाइजेस्ट कराएं फूड को तो इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। ये डाइजेस्टिव चैप्टर में दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये हुआ फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का 4 आता है, प्रोटीन का 4 आता है एंड फैट्स का 9 आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि डाइजेस्ट करने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला है तो उसके बाद नेट हमें 4 बच रहा है, प्रोटीन का नेट 4 बच रहा है, फैट्स का भी नेट 4 बच रहा है। और इसमें अगर हमने बॉम्ब कैलोरी मीटर में किया तो उसमें ये देखिए वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, मींस बॉम्ब कैलोरी मीटर में हमें एनर्जी कम देना पड़ा और वो डाइजेस्ट हो गया, तो इसलिए इसे हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो याद करने का ट्रिक क्या है, जितना बड़ा नेम है उतनी ही छोटी वैल्यू है। ओके, तो क्वेश्चन में है विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस मोर देन ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट का 4 एनर्जी अगर आ रहा है, अगर हम फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो वो 4 किलो कैलोरी है। तो फैट्स का, जो कि नाम सबसे छोटा है पर उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा 9, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड फैट। तो क्वेश्चन में यही है, विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस से भी ज़्यादा। देखिए इसका अगर हम ट्वाइस करते हैं तो 8 हो जाएगा, पर यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन ट्वाइस, तो मोर देन ट्वाइस फैट्स का ही है। फैट का कितना हो रहा है, 9 हो रहा है कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाई। तो इसमें से अगर हम पहला हार्मोन देखें पैराथार्मोन, तो ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। पैराथार्मोन हार्मोन ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इंसुलिन ही है जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को सिर्फ इंसुलिन नहीं करता है कंट्रोल, इंसुलिन के साथ में पैंक्रियाज का एक और हार्मोन, कौन सा, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ये दोनों मिलकर के कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोस्टैटिक हार्मोन बोलते हैं। ग्लूकोस्टैटिक हार्मोन, जैसे होम्योस्टैटिस होता है वैसे ग्लूकोस्टैटिक हार्मोन मीन्स ये ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोस्टैटिक हार्मोन बोलते हैं। ओके, अब इसमें से जो ग्लूकागॉन होता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है एंड जो इंसुलिन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगर इसी में ग्लूकागॉन भी होता तो फिर ये आंसर भी करेक्ट हो जाता, ये आंसर भी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फैटीनेस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ। तो फ्रेंड्स फैट्स जो होता है वो बॉडी में, जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस लीवर में हो रही है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ हो रहा है, लीवर में होता था एंड मसल्स में होता था। मसल में 65%, लीवर में 35%, तो ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज है। वैसे ही फैट्स का जहाँ पे स्टोरेज होता है उस टिश्यू का नाम है एडिपोज टिश्यू। ओके, फैट्स का स्टोरेज कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है। जो लोग फैटी होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू ही ज़्यादा हो जाता है, एडिपोज टिश्यू का नंबर ज़्यादा हो जाता है जो लोग फैटी होते हैं, और इसी एडिपोज टिश्यू में फैट्स का स्टोरेज होता है। तो क्वेश्चन में है फैटीनेस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, तो फैटीनेस एडिपोज टिश्यू की वजह से होता है और एडिपोज टिश्यू में ही फैट्स का स्टोरेज होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्टार्विंग पर्सन विल फर्स्ट यूज। स्टार्विंग पर्सन मीन्स जो प्रोलॉन्ग डाइटिंग पे हो, मीन्स खाना वाना ना खाएं, अन्ना हजारे बन जाएं, वो लोग काफ़ी दिनों से खाना ना खाएं तो उन्हें हम प्रोलॉन्ग डाइटिंग बोलेंगे या फिर तो स्टार्विंग बोलेंगी। तो ऐसे पर्सन में पूछ रहा है फर्स्ट यूज़, क्योंकि प्रोलॉन्ग डाइटिंग है, अन्ना हजारे हैं, अब खाना नहीं खा रहे हैं तो उनके बॉडी से पहले क्या यूज होगा, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अगर कोई पर्सन है जो कि खाना काफ़ी दिनों से नहीं खा रहा है तो उसके बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होगा, पहले वो इसको यूज करेगा। देन ग्लाइकोजन के बाद जो बॉडी में फैट्स होगा, एडिपोज टिश्यू में जो फैट्स होगा उसे यूज करेगा। उसके बाद लास्ट में प्रोटोप्लाज्म, वो लास्ट में प्रोटीन यूज करेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या यूज करेगा, वो ग्लाइकोजन यूज करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाएगा और उससे एनर्जी लेगा। उसके बाद वो फैट्स यूज करेगा, फैट को ब्रेक करके उससे एनर्जी लेगा। अब जब ये दोनों कंज्यूम हो जाएंगे एकदम से, उसके बाद प्रोटीन का नंबर आता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, स्टार्विंग पर्सन विल यूज, तो सबसे पहले वो ग्लाइकोजन यूज करेगा। फर्स्ट यूज लिखा हुआ है, मीन्स सबसे फर्स्ट टाइम वो ग्लाइकोजन यूज करेगा। ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया तो उसके बाद वो फैट्स यूज करेगा, और फैट्स भी खत्म हो गया तो मसल के प्रोटीन को यूज करेगा, ब्लड को कभी नहीं यूज करेगा, ये तो ऐसे ही दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिल्क प्रोटीन इज, तो मिल्क प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है। तो मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, हमें पता है कैसीन प्रोटीन होता है। कैसीन प्रोटीन मिल्क प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इन्फेंट में, किसमें, इन्फेंट मीन्स बच्चों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको रेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं। रेनिन की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, डबल एन है। रेनिन की स्पेलिंग डबल एन है, इस स्पेलिंग को याद रखिएगा। रेनिन एंजाइम कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन को हम कैसीन प्रोटीन बोलते हैं, और रेनिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है, और बड़े लोगों में ये रेनिन एंजाइम को डाइजेस्ट पेप्सिन करता है। पेप्सिन भी स्टमक में पाया जाता है, रेनिन भी स्टमक में ही सिक्रीट होता है। तो क्वेश्चन है मिल्क प्रोटीन इज, तो मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। अगर यही क्वेश्चन में मिल्क शुगर पूछ लेता, मिल्क शुगर पूछ लेता, तो मिल्क शुगर में हम क्या लगाते हैं, मिल्क शुगर में लैक्टोज हो जाता है। इसमें लैक्टोजन लिखा है तो लैक्टोजन तो नहीं होता, पर लैक्टोज हो जाता। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं एंड कैसीन को मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर वन नीड्स। बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड में देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, तो बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था, क्लास 6 में दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, कि ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। हेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन इन हर्बीवोर पर्सन इज। हर्बीवोर पर्सन मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो लोग जो कि प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड हो, एनिमल प्रोडक्ट भी खाएं पर एनिमल के मीट को ना खाएं, तो वो हर्बीवोर हो जाएंगे। तो हर्बीवोर बोल रहा है कि हर्बीवोर में प्रोटीन का सोर्स क्या है। तो हर्बीवोर पल्सेस तो खाते ही हैं, हम सभी पल्स खाते हैं, दाल खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, तो यही हर्बीवोर में प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है। अगर यही ओमनीवोर या फिर तो कार्निवोर में पूछा होता तो इन दोनों में बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन मीट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज स्वीट इन टेस्ट बट नॉट शुगर। बोल रहा है बट शुगर नहीं है, तो स्वीट इन टेस्ट कौन होता है। स्वीट इन टेस्ट है, इसका मतलब इसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलेंगे, इसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलेंगे, जो कि कैलोरीजेनिक नहीं होगा, कैलोरी उसमें नहीं मिलेगा, मीन्स उसको डाइजेस्ट करने पे बिल्कुल भी आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ऐसा शुगर कंज्यूम कौन करता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको कैलोरी लेस लेना होता है, लेस अमाउंट में, तो वो उन लोगों के लिए ऐसा जो शुगर होता है जो कि नॉन कैलोरीजेनिक होता है एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर उससे बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए ये यूज़फुल होता है। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो 4 टोटल दिए हुए हमारे बुक में, केमिस्ट्री क्लास 12 की बुक में 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर दिए हुए हैं, जिसमें से चारों में एक हो जाएगा सैक्रिन, एक हो जाएगा सुक्रालोज, एक होता है अलीटेम एंड एक होता है एस्पार्टेम।
ओके, तो ये चार आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। हम फिर से नाम ले लें, एक हो जाएगा सैक्रिन, सुक्रालोज, और ये हो जाएगा एलिटेम, एंड ये हो जाएगा एस्पार्टेम। ये चारों आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं, और ये बॉडी में जा कर के बिल्कुल भी कैलोरी नहीं देते हैं, नॉन कैलोरीजेनिक होते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सैक्रिन। सैक्रिन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि स्वीट इन टेस्ट तो होता है, बट इसका स्ट्रक्चर शुगर की तरह नहीं है, मीन्स ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ नॉट पॉलीसेक्राइड। तो ऑप्शन से ही हम देख लेते हैं, सारे ऑप्शन को देखते जाते हैं, समझ जाते हैं। सुक्रोज, सबसे पहला ही ऑप्शन मिल गया। सुक्रोज जो होता है वो पॉलीमर होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का। सुक्रोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इट इज़ नॉट अ पॉलीसेक्राइड, इट इज़ अ डाइसेक्राइड। ओके, ये सुक्रोज जो होता है ये पॉलीसेक्राइड नहीं है, ये डाइसेक्राइड होता है। अब पॉलीसेक्राइड बाकी के ये तीनों हैं, ये फर्स्ट वाला पॉलीसेक्राइड नहीं है, जिसमें से स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ये दोनों बॉडी में स्टोरेज का काम करते हैं। स्टार्च प्लांट में स्टोरेज का काम करेगा एंड ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोरेज का काम करते हैं। ये दोनों जो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन होते हैं ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, एंड जो सेलुलोज होता है ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, मीन्स ये सेल वॉल को बनाता है, इसलिए ये बीटा डी ग्लूकोज के बने होते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मोस्टली प्रोटीन आर, तो इसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें पता है जो mRNA होता है जिसमें कि कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं वो सारे कोडॉन सेम तरह के नहीं होते हैं। हमें ये भी पता है कि जो एक कोडॉन होता है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। तो जो इसमें mRNA होते हैं वो सारे कोडॉन एक तरह के नहीं होते हैं, ये 3 कोडॉन दूसरे अमीनो एसिड को, फिर ये 3 कोडॉन दूसरे अमीनो एसिड को, फिर ये दूसरे को। तो इस तरीके से जो प्रोटीन का एक पॉलीमर बनेगा उसमें जो अमीनो एसिड होंगे वो सारे अमीनो एसिड सेम तरह के नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। हो सकता है ये फर्स्ट वाला फिर यहाँ पे जाके फोर्थ नंबर पे रिपीट हो जाए। तो इस तरीके से जो फाइनली प्रोटीन बनेगा उसमें जो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, टोटल ह्यूमन बॉडी में 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो इस 20 में से मैक्सिमम अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे उस प्रोटीन में। तो प्रोटीन क्या हो रहा है, प्रोटीन में मैक्सिमम अमीनो एसिड प्रेजेंट है, मीन्स वो सेम टाइप का नहीं है। अगर सब सेम टाइप का होता, मीन्स सपोज कीजिए ये सब 1 1 1 1 है, सब सेम टाइप का होता, सारे जो अमीनो एसिड हैं सब सेम टाइप का होता, तो उससे हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, होमोपॉलीमर बोलते हैं। अगर सब डिफरेंट टाइप का है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसको हम हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। तो मोस्टली प्रोटीन आर, तो हम लोगों ने देखा जो कोडॉन होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं सारे, तो मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। और यही अगर क्वेश्चन होता कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट आर, मोस्टली शुगर आर, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा जो ग्लाइकोजन होता है एंड जो स्टार्च होता है ये दोनों पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। तो अल्फा डी ग्लूकोज ही इसमें प्रेजेंट होता है, मीन्स जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जो ग्लाइकोजन है वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का है, बस इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी, है ना, तो इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से सेलुलोज देखें तो ये बीटा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज ही प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमें शुगर कैसा दिख रहा है, मोस्टली जो शुगर है वो होमोपॉलीमर होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर शुगर के लिए पूछता या फिर तो कार्बोहाइड्रेट के लिए तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, और अगर यही प्रोटीन के लिए पूछ रहा है तो मोस्टली प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होते हैं एंड जो शुगर होता है वो होमोपॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी कंसीडर्ड एज। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होगा, 2 अमीनो एसिड हैं, उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना और फिर प्रोटीन बन जाएगा, ऐसे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते बनते प्रोटीन बन जाएंगे। अगर एक कार्बन ये है, इस कार्बन का अगर हम इस साइड से NH2 ग्रुप लें और ये दूसरा कार्बन है इस साइड से, इसका अगर हम COOH ग्रुप लें तो ये क्या हुआ, 2 अमीनो एसिड हो गया, ये 2 अमीनो एसिड हो गया। ओके, ये COOH ग्रुप है, फिर से इसको हम दिखाते हैं। अगर ये एक अमीनो एसिड है
इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये एक अमीनो एसिड है जिसका ये हाइड्रोजन हो गया, ये R ग्रुप हो गया, यहाँ से इसका अगर हमने NH2 ग्रुप ले लिया, ये दूसरा अमीनो एसिड है जिसका बाकी ग्रुप तो है, साथ में इधर से हम इसके COOH को ले लें, तो ये 2 अमीनो एसिड हो गए, इसको हम एक लाइन से सेपरेट कर दे रहे हैं, ये 2 अमीनो एसिड बन गए। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, एक इसका जो हाइड्रोजन होगा और इसका जो OH होगा, हाइड्रोजन और OH मिल करके दोनों में से वाटर निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे तब, ओके। तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो अमीनो एसिड कैसे बन रहा है, डिहाइड्रेशन से बन रहा है, डिहाइड्रेशन के बाद अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी कंसिडर्ड एज, तो प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड जब लिंक होते हैं तो वाटर रिलीज होता है, मीन्स डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलेंगे इसे हम, डिहाइड्रेशन एनालिसिस नहीं बोलेंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलेंगे। इसी तरीके से अगर 2 अमीनो एसिड हैं, इसको अगर हमें 2 अमीनो एसिड हैं, इसको हमें अगर ब्रेक करना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक होता है, तो ब्रेक करने के लिए इसमें वाटर का एडिशन करना पड़ता है। 2 अमीनो एसिड को ब्रेक करने के लिए वाटर का एडिशन करना होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यही होता है, ब्रेक होता है ये। तो इसके लिए जो एंजाइम होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इस चैनल के फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में बताया था। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। इसमें H2O रिक्वायर्ड होगा, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ OH लग जाएगा, ओके। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, और जब बॉन्ड बनता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन फ्लावरिंग प्लांट ऑकर्स इन। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर होता है, हमें पता है ग्लूकोज बन जाता है प्लांट बॉडी में, पर जो ट्रांसलोकेशन होना होता है मीन्स कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट अगर करना है मुझे प्लांट के, सपोज कीजिए ये हमारा प्लांट है, इसके एकदम बेस पार्ट से हमें एकदम टिप पार्ट पे करना है, फिर तो एकदम टिप पार्ट से एकदम बेस पार्ट पे करना है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है, ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। ग्लूकोज कभी भी नहीं लगाइएगा, ये कंफ्यूजन होता है कि ग्लूकोज ही बना है प्लांट बॉडी में, लीव्स में ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस से, तो ग्लूकोज के ही फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसा हम सोच लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब सुक्रोज के फॉर्म में क्यों होता है ये भी हम थोड़ा सा हिंट कर दें। सुक्रोज में C1C2 बॉन्ड होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज का C1 बॉन्ड एंड फ्रक्टोज का C2 बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप होता है एंड जो फ्रक्टोज का CO ग्रुप होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने से फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं रह जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बीच में ही बॉन्ड बन गया, आपस के फंक्शनल ग्रुप ने ही बॉन्ड बना लिया, तो जिससे क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं रह जाते हैं, तो इसलिए सुक्रोज नॉन रिएक्टिव हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये सुक्रोज कैसा हो जाता है, नॉन रिएक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए सुक्रोज के फॉर्म में होता है, क्यों, क्योंकि सुक्रोज नॉन रिएक्टिव होता है। एंड वही अगर हम ग्लूकोज में देखें तो ग्लूकोज के C1 कार्बन पे ही CHO प्रेजेंट होता है, तो इसलिए क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो इसलिए हम ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं ग्लूकोज के साथ में, सबको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस CHO का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है, ओके। तो इसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। एंड जो अभी हम लोगों ने सुक्रोज देखा, वो सुक्रोज कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। हेंस नॉन रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म में ही ट्रांसलोकेशन होना है ताकि कोई भी रिएक्शन ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, इससे पहले हम लोगों ने कई बार देखा कि सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following डाइसेक्राइड विल गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो डाइसेक्राइड में हम देख लेते हैं, एक माल्टोज है, एक लैक्टोज है और एक क्या, सुक्रोज है। माल्टोज के ही हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं। लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे माल्टेज एंजाइम लगेगा, यहाँ पे लैक्टेज एंजाइम लगेगा। तो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के बाद 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज बनता है, ओके। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टेज बनता है, इसे आपको याद रखना है।
माल्टोज के हाइड्रोलिसिस के बाद हाइड्रोलिसिस ही होगा, क्यों? क्योंकि वाटर का रिएक्शन करना है, डिहाइड्रेशन से फॉर्म होता है, तो हम वाटर का एडिशन कर देंगे तो वापस से हमें मोनोमर मिल जाएगा। तो जो माल्टोज होगा उसके हाइड्रोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। लैक्टोज होगा उसके हाइड्रोलिसिस से 1 ग्लूकोज गैलेक्टोज बनता है। एंड जो सुक्रोज होता है उसका हम लोगों ने देख लिया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है हाइड्रोलिसिस के बाद। यहाँ पे हमारा इन्वर्टेज एंजाइम लगता है या फिर तो सुक्रेज एंजाइम लगता है। ओके, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड विल गिव 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ही करना है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद माल्टोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन एटीपी। एटीपी में पूछ रहा है कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है। तो एटीपी के बारे में मैं बता दूं कि एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड में शुगर 2 प्रेजेंट होते हैं। अगर वो हमारा आरएनए है तो राइबोस शुगर, और अगर वही हमारा डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। तो एटीपी एक आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीमर फॉर्म में नहीं होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें कि राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। अगर ये एटीपी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता तो ये हमारा यहाँ पे डी लग जाता, डी एटीपी उसे हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हो जाता डी एमिनोसिन ट्राईफॉस्फेट तब हो जाता, पर ऐसा नहीं होता, ये होता है एमिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसलिए ये क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल है, एंड आरएनए मॉलिक्यूल में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए राइबोस शुगर सेकंड ऑप्शन है। तो एटीपी में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोस शुगर पाया जाता है। एटीपी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है एक। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। कैसा न्यूक्लियोटाइड है? आरएनए टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। मीन्स इसमें अगर हम देखें तो थाइमिन एब्सेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा, इसमें राइबोस शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर नहीं होगा। Thanks for watching. Please do subscribe, like and share the video.